सो वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो सेशन बीच में मैंने बंद किया था, अब दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। और वैसे ही एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि जेके एसएसबी आजकल अपने एग्ज़ाम्स में पूछ रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप्स एमसीक्यूज़। और काफ़ी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ भी लाएं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सीरीज़ में शुरू करूँगा जिसके अंदर मैं ऐसे टॉपिक जो ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा, जो कि पूरी तरह सारे के सारे एमसीक्यूज़ न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। अगर आपको इस तरह के एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इन एमसीक्यूज़ की जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे उनकी ज़रूरत है, तो वैसे एमसीक्यूज़ मैं लेके आऊँगा। तो आज का सेशन हम फ़िलहाल शुरू करते हैं। और कुछ एमसीक्यूज़ मैंने कुछ मिक्स टॉपिक लिए हैं, उनके एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और इस बार मैंने जो इसके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको इसके साथ ही दे दी हैं, तो आप बाद में आराम से आंसर विद एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। मैं तो समझा ही दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसके साथ एक और बात बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, कि जो मैंने कहा था कि शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए वो अवेलेबल हैं विंग्स एक उड़ान की ऐप पर। आप उस ऐप पर जाकर उन शॉर्ट नोट्स को ले सकते हो, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी हैं तो वो भी आप दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज शोन्स इन नोट्स टू अकाउंट्स। सेकंड स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स। Third statement, all trivial transactions recorded in detail. And fourth statement, change in depreciation method disclosed with reason and effect. देखिए, सबसे पहले फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ये कहता है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे किसी का डिसीजन चेंज हो सके, जो कोई वैल्यू रखती हो, वो आपको अपनी बुक्स में दिखानी है। तो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ को हम अपनी लाइबिलिटीज़ में दिखाते हैं, एज ए फुट नोट दिखाते हैं। ये सही है। अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन हमें अपनी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ को एज ए फुट नोट बैलेंस शीट में दिखाना होता है, बैलेंस शीट के बाहर दिखाना होता है रादर। देन पहली स्टेटमेंट सही है। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज इन नोट्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज जितनी भी हैं वो भी आपको नोट्स में डिस्क्लोज करनी है, ये भी अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है। थर्ड, आल ट्राइवल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन डिटेल। देखिए, ट्राइवल ट्रांजेक्शन्स वो होती हैं जिनकी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, जो एक तरह से मटेरियल होती हैं जिनका मतलब किसी की डिसीजन मेकिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको हम रिकॉर्ड करें ना करें कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है ये गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। देन फोर्थ स्टेटमेंट कहता है चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड डिस्क्लोज्ड विद रीजन एंड इफेक्ट। अगर हम अपना डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करते हैं, यानी स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग पे आ जाते हैं, डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं, तो हमें वो विद रीज़न डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने मेथड क्यों चेंज किया और इससे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो थर्ड को छोड़कर बाकी सारी सही हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा सही आंसर है। उस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा, इसको मैं टिक कर देता हूँ, उस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा ए। चलिए अब आते हैं अपनी सेकंड एमसीक्यू पे। सेकंड एमसीक्यू हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग के हिसाब से इनमें से कौन है जो सही से मैच करता है। कैश बेसिस मेथड वो होता है जहां पर हम सिर्फ कैश का रेसिप्ट और पेमेंट, यानी लेन देन जो कैश में हो रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो एक्रूल बेसिस पे उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो पहली स्टेटमेंट है क्रेडिट सेल्स नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सेल्स। यस, क्योंकि अगर हम कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट सेल जो है ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्रूल बेस पे आती है। तो कैश बेस में सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर रिकॉर्डेड एज इनकम ऑन रिसिप्ट। यस, हम जो कैश रिसीव करते हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे एज ए इनकम ऑन रिसिप्ट। यस, ये स्टेटमेंट भी सही है, पहली दोनों सही हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर नॉट रिकॉर्डेड अंटिल पेड। यस, कैश बेसिस में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यानी ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू हैं जिसकी आपने पेमेंट नहीं की, वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते। और फोर्थ, डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस एज नॉन कैश चार्जेस। हाँ, डेप्रिसिएशन को भी हम कैश बेसिस में नहीं रिकॉर्ड करते, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है जिसमें कैश का
कोई हमसे आउटफ्लो नहीं होता या कैश हमसे नहीं जाता तो इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करते जब हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हों। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चारों स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, तो हमारा आंसर भी रहेगा डी, यानी ऑल 4 स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेशन साथ साथ है, आप बाद में इसको चेक भी कर सकते हो। चलिए जी, अब आते हैं अपने थर्ड MCQ पे। ए फर्म कैश बुक शोज ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹25,000 डेबिट। एक फर्म की कैश बुक में बैंक बैलेंस 25,000 का बताया जा रहा है, डेबिट बैलेंस, डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस होता है ये। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 4,000, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1,000, नॉट इन कैश बुक मतलब वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। बैंक चार्जेस 500, नॉट इन कैश बुक यानी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। व्हाट इज़ द पासबुक बैलेंस। देखिए, जब हम BRS बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो एक हमारी कैश बुक होती है, एक हमारा पासबुक होती है। अगर हम कैश बुक से शुरू करें तो हमें मैच करना होता है पासबुक के साथ, यानी किसी ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक में जो असर पड़ेगा हमें वैसा ही असर अपनी कैश बुक में दिखाना है। यानी पासबुक बैलेंस अगर बढ़ेगा तो हमें कैश बुक में बढ़ा देना है, पासबुक अगर घटेगा तो हमें घटा देना है। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है कि जो हमारी बैंक बैलेंस है वो 25,000 का है। उसके बाद हमने एक चेक इशू किया लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम देखिए एक 25,000 हमारा कैश बुक में भी है, मान लो पासबुक में भी है। अगर मैं एक चेक इशू करता हूँ, ये 25,000 आप इसको रीड करना, ठीक है। अगर मैं एक चेक इशू करता हूँ तो मैं अपनी कैश बुक को रिड्यूस कर लूँगा जितने का मैंने चेक दिया होगा, यानी मेरा बैलेंस रह गया 21,000। लेकिन पासबुक में या बैंक में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बैंक की जो पासबुक है उसका बैलेंस रहेगा 25,000। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें पासबुक के साथ इसको मैच करना, अगर मुझे इसको इसके साथ मैच करना पड़ेगा तो मुझे वो 4,000 जो मैंने स्टार्टिंग में माइनस किया था वापस से इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। किस में ऐड करना पड़ेगा? 21 में नहीं, इस 25,000 में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 25,000 माइनस करने के बाद ही आया है। तो मुझे इस 25,000 में ये 4,000 ऐड करना है। थोड़ी सी पहले स्पेस बना लूँ। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा, 25,000 तो ये माइनस करके आया हुआ है, मुझे माइनस किया था मैंने कैश बुक से, तो वापस से इसको ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड कर दूंगा? क्योंकि पासबुक से या बैंक से वो पैसा मेरा नहीं निकला अभी तक, तो मेरा हो गया 29,000। अब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया 1,000 का, तो मैंने कहा था हमें पासबुक के साथ मैच करना है। इट मीन्स अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो मेरी पासबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ पर भी 1,000 रुपया बढ़ा लूँगा, तो ये हो गया 30,000। देन उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक ने मेरे अकाउंट से कुछ 500 रुपये काटे हैं, माइनस किए हैं, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे पासबुक के साथ इसको मैच करना है, तो मैं कैश बुक में भी 500 रुपये माइनस कर लूँगा। माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा 29,500, वो मेरा आंसर रहेगा। डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर है। बढ़ते हैं अपने फोर्थ MCQ की तरफ। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक टू लेजर। हमें इसमें से सही स्टेटमेंट बतानी है। पहला है कैश बुक एक्ट एज बोथ जर्नल एंड लेजर फॉर कैश ट्रांजेक्शन। यस, हमारी जो कैश बुक होती है ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमें जर्नल और लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड, कॉन्ट्रा एंट्रीज इन द कैश बुक आर नॉट पोस्टेड टू द लेजर। यस, ये भी सही है। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जो कैश बुक के दोनों साइड आती है, यानी डेबिट और क्रेडिट साइड। तो जब एक एंट्री के दोनों साइड्स रिकॉर्ड हो गए, यानी डुअल एस्पेक्ट उसका कंप्लीट हो गया, तो फर्दर इसको कहीं और रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी सही है। थर्ड कहता है द कैश अकाउंट इज सेपरेटली मेंटेन इन द लेजर व्हेन ए कैश बुक एग्जिस्ट। तो ये तो पहली जो हमारी स्टेटमेंट थी उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कैश बुक तो हम अलग से, कैश अकाउंट तो हम अलग से नहीं बनाते, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो मैंने कहा था कैश अकाउंट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। द कैश बुक इज़ ए सब्सिडरी बुक। यस, कैश बुक हमारी एक सब्सिडरी बुक है, ये सही है। तो इसमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है, उस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा सी। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट MCQ की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस। पहला है रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन द रॉन्ग सब्सिडरी बुक डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। अगर कोई ट्रांजेक्शन हमने रॉन्ग सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर दी, वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। सही है। कैसे? ये हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जहाँ पर लिखे जाते हैं, देखिए सब्सिडी बुक कौन सी है? सेल्स बुक हो गई, परचेज बुक हो गई।
मान लो कोई परचेज बुक है, मैंने कोई ट्रांजेक्शन, मान लो मैंने कुछ क्रेडिट में परचेज़ किया, तो मुझे उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करना था। और आपको पता है कि जो भी परचेज बुक का बैलेंस है वो डेबिट साइड में आता है। यहाँ पर सपोज 2000 था वो, और यहाँ मुझे लिखना था कि ये मैंने परचेज़ किया, परचेज़ लिखना था, लेकिन गलती से मान लो इसकी जगह मैंने सेल लिख दिया, तो हमने जो फिगर लिखी है 2000 की, वो तो सही जगह लिखी है। ट्रायल बैलेंस तब डिसएग्री होता है जब आप डेबिट को क्रेडिट में लिख दो, क्रेडिट को डेबिट में लिख दो, अमाउंट गलत लिख दो, तब यानी ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। यहाँ क्या हो रहा है वो इसको चेक नहीं करता। तो सब्सिडरी बुक आप सेल को परचेज लिख दो, परचेज को सेल लिख दो, लेकिन सही जगह पर उसको रिकॉर्ड करो, डेबिट का डेबिट में लिखो, क्रेडिट का क्रेडिट में। उससे हमारी जो ट्रायल बैलेंस है उस पर कोई भी असर नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। देन नेक्स्ट लिखिए, रिकॉर्डिंग ए रॉन्ग अमाउंट इन द जर्नल ऑलवेज मेक ट्रायल बैलेंस डिसएग्री। देखिए, अगर हम रॉन्ग अमाउंट लिखेंगे जर्नल में तो हमेशा हमारा ट्रायल बैलेंस डिसएग्री होगा। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? कि मान लो अगर जर्नल में 2000 की जगह मैंने 200 लिख दिया डेबिट में और 200 ही लिख दिया मैंने क्रेडिट में, तो हमारा ट्रायल बैलेंस तो एग्री हो जाएगा। हालांकि गलती तो है, लेकिन हमारा ट्रायल बैलेंस दोनों साइड्स क्या करेगा? बराबर करेगा। तो ऑलवेज नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा कि अगर हमने जर्नल के अंदर कोई रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट अगर सेम फिगर से, यानी डेबिट में भी सेम अमाउंट लिखो, क्रेडिट में भी सेम अमाउंट लिखो, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। तो ऑलवेज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि डेबिट में आप 2000 लिख दो, क्रेडिट में 200 लिख दो, तब जाके ट्रायल बैलेंस आपका डिसएग्री होगा। लेकिन अगर डेबिट और क्रेडिट में दोनों में ही रॉन्ग अमाउंट लिख दिया तो ट्रायल बैलेंस आपका डिसएग्री नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड्स वो बराबर दिखाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, पहली वाली सही थी। थर्ड आ गया, कंपनसेटिंग एरर्स डू नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। यस, कंपनसेटिंग एरर मैंने बार बार बताया है कि एक डेबिट में हमने मान लो 500 ज़्यादा लिख दिया एक बार, फिर एक बार हमने क्रेडिट में ज़्यादा लिख दिया 500, दोनों बार हमने गलती की, लेकिन एक गलती ने दूसरी गलती को कवर कर लिया, उसको कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। तो कंपनसेटिंग एरर्स भी ट्रायल बैलेंस को डिसएग्री नहीं करते, यानी उस पर ट्रायल बैलेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ता, हमेशा बराबर ही दिखेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वन साइडेड एरर, पोस्टिंग वन साइड ओनली ऑलवेज कॉज ट्रायल बैलेंस टू डिसएग्री। यस, अगर हम वन साइडेड एरर करें, मतलब मैं डेबिट में 1000 रुपया लिख दूं लेकिन क्रेडिट में लिखना भूल जाऊं, या क्रेडिट में लिखूं और डेबिट में लिखना भूल जाऊं, तो एक जो मेरी साइड है बड़ी दिखेगी और एक साइड छोटी दिखेगी, जिससे मेरा ट्रायल बैलेंस जो है वो डिसएग्री होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीन स्टेटमेंट सही हैं, उस हिसाब से आंसर बनता है डी। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट आर ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है सोर्स डॉक्यूमेंट की जो सही है? फर्स्ट, दे फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। यस, अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट ही यहीं से होती है कि सबसे पहले हम एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच कोई ट्रांजैक्शन हुई, कुछ लेन देन हुआ, उस लेन देन का एक एविडेंस, उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सही है। देन दे इंश्योर दैट ओनली ए वेरीफिएबल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, यानी हर उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड हम करेंगे जो वेरीफाई हो सके, और वेरीफाई किससे होती है? सोर्स डॉक्यूमेंट से होती है। ये भी सही है। दे आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द अकाउंटिंग एंट्रीज मेड, ये गलत है। अकाउंटिंग एंट्री सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद हम करते हैं। पहले हमारे पास कोई एविडेंस होता है, उस एविडेंस के बेस पे ही हम अपनी कोई एंट्री पास करते हैं। तो इसने ये कहा कि दे आर प्रिपेयर्ड आफ्टर द अकाउंटिंग एंट्री, नहीं, अकाउंटिंग एंट्री से पहले बनाया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। दे इंक्लूड बोथ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट। यस, इसमें इंटरनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल मतलब हमने किसी बाहर से, बिजनेस से बाहर कहीं ट्रांजेक्शन की, कोई सेल परचेज की, वो एक्सटर्नल हो गया। बिजनेस के अंदर वाली हो गई, फॉर एग्जांपल कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है, तो ये हो गई इंटरनल। तो दोनों ही आती हैं सोर्स डॉक्यूमेंट में, इंटरनल डॉक्यूमेंट भी आते हैं और एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट भी आते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये सही है, उस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गुडविल आर करेक्ट। इसमें से गुडविल से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है? फर्स्ट, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, यानी ऐसा एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। गुडविल इज ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट, गलत। गुडविल दो तरह की होती है, एक होती है परचेज्ड जिसको हम खरीदते हैं, एक होती है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड, ओनली परचेज्ड गुडविल ही
हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो नॉट ऑलवेज शोन इन बैलेंस शीट। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। हाँ, अगर परचेज गुडविल है तो उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। गुडविल अराइज ड्यू टू द बिजनेस रेपुटेशन, यस, बिजनेस की रेपुटेशन से ही गुडविल बनती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। परचेज गुडविल इज रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट्स, यस, परचेज गुडविल को ही हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में और एज एन इंटेंजिबल एसेट दिखाते हैं, मतलब जिसको हम कोई देख नहीं सकता या छू नहीं सकता। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये स्टेटमेंट सही हैं, उस हिसाब से हमारा आंसर बनता है बी। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें से किसकी वजह से जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कहता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, दोनों साइड से इंक्रीज होता है। पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर। बिल्कुल, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो हमारे एसेट्स बढ़ेंगे और उधर से हमारी कैपिटल बढ़ेगी, दोनों साइड्स बढ़ रही हैं, तो इससे होगा यस। परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट, अगर हम गुड्स उधार में खरीदेंगे तो एसेट में स्टॉक हमारा बढ़ेगा, ठीक है, वहाँ से हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि हमने उधार खरीदा है, दोनों साइड्स बढ़ रही हैं। लोन बारोड फ्रॉम बैंक, अगर हमने बैंक से लोन लिया, यस, अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो हमारे एसेट्स में कैश बढ़ेगा या बैंक बैलेंस बढ़ेगा और वहाँ से हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। कमीशन रिसीव्ड इन कैश, अगर हमें कमीशन कैश में मिली है तो यस, हमारा कैश बढ़ेगा और साथ में साथ हमारी कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि इनकम हमारी कैपिटल में ऐड होती है। इसका मतलब इन चारों स्टेटमेंट से हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो इंक्रीज होंगी, तो आंसर भी हमारा रहेगा सी, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। Which of the following are correct about revaluation account? First is it is a nominal account. Yes, nominal account वो होता है जिसके अंदर हम प्रॉफिट, गेन, लॉस, एक्सपेंस वगैरह सब रिकॉर्ड करते हैं, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इसके अंदर अगर एसेट की इंक्रीज़ है तो वो गेन होता है, डिक्रीज़ है तो लॉस है, रिकॉर्ड करते हैं। सेम ऐसे लाइबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो लॉस है, डिक्रीज़ हो रही है तो गेन है, वो रिकॉर्ड करते हैं। सो इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, येस। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, येस, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का आपको रूल भी याद होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एक तरह का गेन है, तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, सही है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए लाइबिलिटी इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर लाइबिलिटी में डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि लाइबिलिटी में डिक्रीज होना मतलब हमें गेन है। डिक्रीज, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हमें डिस्काउंट दे दिया तो हमारा गेन है, और गेन अभी मैंने कहा कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, यहाँ लिखा गया है डेबिट, तो ये गलत है स्टेटमेंट। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, यस, जो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का है वो सब पार्टनर्स में बढ़ता है, लेकिन एक छोटी सी मैं आपको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आल की जगह अगर हम ओल्ड लिखेंगे तो ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा, क्योंकि आल पार्टनर में कई बार नया पार्टनर भी होता है, नया पार्टनर को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं दिया जाता, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाता है, तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर देता हूँ, आल की जगह ये लिख देता हूँ टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट इस हिसाब से हम देखें, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो हमारा आंसर रहेगा डी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द कैश बजट रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट नॉट एक्रूल, यस, जो हमारा कैश बजट है नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट ही रिकॉर्ड होंगी, एक्रूल इसके अंदर यानी आउटस्टैंडिंग जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगी, सही है। डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैश बजट एज इट इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंस, यस, डेप्रिसिएशन को हम कैश बजट में नहीं लेते क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। कैश बजट का मतलब ही यही है कि कैश में जो रिसिप्ट और कैश में जो पेमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाए, तो ये सही है स्टेटमेंट। ए कैश बजट शोइंग ए क्लोजिंग डेफिसिट मीन्स द बिजनेस मस्ट प्लान फॉर बोरिंग और रिड्यूस एक्सपेंडिचर। एक कैश बजट शोइंग क्लोजिंग डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब हो गया कि जहाँ पर आपकी जो पेमेंट हैं कैश में वो ज़्यादा हैं एज कैश की रिसिप्ट के मुकाबले, यानी मान लो कि रिसिप्ट्स आपकी 10,000 हैं, वो पेमेंट करनी है 15,000, तो 5,000 का डेफिसिट आ गया, इसका मतलब आपको कैश बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, इट मीन्स फ्यूचर में आपको 5,000 की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप बारो करोगे या फिर अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करोगे उस डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए, तो ये भी सही है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड नेट कैश सरप्लस आर ऑलवेज द सेम फिगर इन ए कैश बजट, नहीं भाई, प्रॉफिट फॉर द पीरियड और नेट कैश सरप्लस का मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम होंगे,
प्रॉफिट अलग हो सकता है, प्रॉफिट का अमाउंट अलग हो सकता है और कैश का अमाउंट अलग हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम वो एक्सपेंस भी डाल देते हैं जो आउटस्टैंडिंग है, वो एक्सपेंस भी डाल देते हैं जो प्रीपेड हैं, वो इनकम भी डाल देते हैं जो इनकम हमें एडवांस मिली हैं, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्रूवल होती हैं, लेकिन हम प्रॉफिट के अंदर हम उनको एडजस्ट करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट की फिगर और कैश की फिगर हमेशा सेम नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर, कैश के अंदर तो हम सिर्फ कैश की ट्रीटमेंट लेते हैं, कैश के आइटम्स लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट के अंदर कैश एज वेल एज नॉन कैश दोनों ली जाती हैं, इसलिए सेम नहीं होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, उस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग इज टिपिकली यूज्ड? कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ की जाती है? केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, यस, केमिकल में मतलब नंबर ऑफ़ प्रोसेस होती हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेस होती हैं, तो यहाँ पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। कस्टम फर्नीचर मेकिंग, नहीं, कस्टमर फर्नीचर मेकिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ नहीं होती, इसके अंदर जॉब कॉस्टिंग यूज़ होती है। जब हम कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पे कुछ चीज़ बनाते हैं उसको हम जॉब कॉस्टिंग कहते हैं। तो अगर कस्टम, हम किसी को फर्नीचर कस्टम करके यानी बना के दे रहे हैं, डिज़ाइन करके दे रहे हैं, तो वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आता है, तो ये प्रोसेस में नहीं आता। शुगर रिफाइनिंग प्रोसेस कॉस्टिंग में आती है, ऑयल रिफाइनिंग भी प्रोसेस कॉस्टिंग में आती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग वो है जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोसेस होती हैं अनटिल प्रोडक्ट फिनिश रीच टू इस फाइनल स्टेज। सो फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये स्टेटमेंट सही हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट? फाइनेंशियल ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? पहला कहता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ए ट्रू एंड फेयर व्यू। यस, कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो सही हैं और फेयर व्यू इनमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीजनेबली सही हैं, ये भी सही है। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट ऑल फ्रॉड्स विदाउट एक्सेप्शन। भाई सारे फ्रॉड्स तो फाइनेंशियल ऑडिट नहीं पकड़ सकता, हाँ डिटेक्ट कर सकता है, बहुत सारे फ्रॉड पकड़ सकता है, लेकिन कहना कि सारे फ्रॉड पकड़ ले ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट। भाई जो फाइनेंशियल ऑडिट है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई जाती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम मैनेजमेंट का है, फाइनेंशियल ऑडिट सिर्फ उन स्टेटमेंट को चेक करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, उस हिसाब से हमारा आंसर है ए। विच स्टेटमेंट अबाउट द अकाउंटिंग प्रोसेस आर करेक्ट? तो अकाउंटिंग प्रोसेस से को लेकर इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है? जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यस, जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहते हैं कि पहली ट्रांजैक्शन जब हम पहली बार कहीं रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल होती है। लेजर इज़ पोस्टेड बिफोर द जर्नल, गलत। लेजर इज़ पोस्टेड आफ्टर द जर्नल, जर्नल के बाद ही लेजर बनती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर। यस, पहले जर्नल होता है, देन लेजर बनती है, देन ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। यस, फाइनल अकाउंट्स भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा आंसर रहेगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कैश बुक एंड ए पेटी कैश बुक? चलिए जी देखते हैं कैश बुक और पेटी कैश बुक में सही से कौन डिस्टिंग्विश कर रही है। ये जो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, पहली है कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल मेजर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, पेटी कैश बुक रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंस। यस, कैश बुक जो होती है जितनी भी मेजर कैश या बैंक वाली ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करती है, और पेटी कैश बुक स्मॉल एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करती है, सही है। कैश बुक इज़ मेंटेन बाय द मेन कैशियर, पेटी कैश बुक इज़ मेंटेन बाय पेटी कैशियर, ये भी सही है। जो कैश बुक है मेन कैशियर बनाता है और पेटी कैश बुक पेटी कैशियर बनाता है। बोथ कैश बुक एंड पेटी कैश बुक यूज़ द इम्प्रेस सिस्टम, गलत है। सिर्फ पेटी कैश बुक जो है वो इम्प्रेस सिस्टम यूज़ करती है, कैश बुक नहीं करता, ये स्टेटमेंट गलत है। पेटी कैश बुक में यूज़ एनालिटिकल फॉर्मेट। यस, पेटी कैश बुक में हम एनालिटिकल फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये स्टेटमेंट सही है, और इस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा बी। चलिए जी आज का अपना लास्ट एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट अबाउट ओपनिंग एंट्री आर करेक्ट? ओपनिंग एंट्री को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओपनिंग एंट्री इज पास्ड एट द स्टार्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग ईयर। यस, ओपनिंग एंट्री जो है साल के शुरुआत में जब नया अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तब हम ओपनिंग एंट्री करते हैं। ऑल एसेट्स आर डेबिटेड इन द ओपनिंग एंट्री। यस, जितने भी एसेट्स हैं उनको हम डेबिट में दिखाते हैं, और जितनी कैपिटल लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम क्रेडिट में दिखाते हैं, पहली तीनों स्टेटमेंट सही हैं।
ओपनिंग एंट्री यूज टू क्लोज द बुक्स एट द ईयर एंड, नहीं, ओपनिंग एंट्री क्लोज करने के लिए नहीं, बुक्स ओपन करने के लिए नए साल की शुरुआत में डाली जाती है, नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर, वो क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहली 3 स्टेटमेंट सही हैं, इस हिसाब से हमारा आंसर रहेगा ये। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज़। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपको न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, तो इनफैक्ट आप टॉपिक का नाम भी लिख देना कि किस किस टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ चाहिए। नेक्स्ट सेशन में मैं वो भी बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।